से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको बहुत सारी दिल खुश करने वाली कहानियां मिलेंगी। भारत में औरतों का बांझ होना सबसे बड़ा शाप है और बांझ औरत का पिता होना उससे भी बड़ा शाप है। अंकिता के पिता श्याम सुंदर किसान मंडी में एक मुनीम है। 10,000 रुपए महीना पगार है और हर महीने 4,000-5,000 रुपए यहाँ वहाँ से कमा लेते हैं। सरकारी स्कूल, सरकारी अस्पताल और सरकारी राशन के भरोसे किसी तरह बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया। श्याम सुंदर ने अपनी पूरी जमा पूंजी से किसी तरह से बड़ी बेटी अंकिता की शादी रेलवे के ड्राइवर से करा दी थी। सरकारी नौकरी वाले दामाद के लालच में इस शादी पर 5 लाख रुपए खर्च हो गए थे। अब कोई बचत नहीं थी, क्योंकि परिवार में दामाद के आने से दिखावे पर खर्च बढ़ गया था। श्याम सुंदर अपनी छोटी बेटी शीतल को बीएड कराने के बाद नौकरी मिलने का इंतजार कर रहे थे। उन्हें पूरी उम्मीद थी कि शीतल की सरकारी नौकरी लग जाएगी और उन्हें उसकी शादी पर एक पाई भी नहीं खर्च करनी होगी। फिलहाल तो उनके माली हालात डामाडोल थे। शीतल की पढ़ाई और मोबाइल का खर्च भी दीदी और जीजाजी से मिलने वाले उपहार पर निर्भर था। दामाद बड़ी बेटी का पूरा ख्याल रखता था, उस तरफ से कोई चिंता नहीं थी। शीतल की शादी में दामाद जी पैसे लगा देंगे, एक उम्मीद इस बात की भी थी। असली मुसीबत या कहना चाहिए कि मुसीबतों का पहाड़ तब टूटा जब शादी के 2 साल तक अंकिता मां नहीं बन सकी और इस मुसीबत ने पूरे परिवार को झकझोर दिया। गनीमत थी कि अंकिता अपने पति के साथ शहर में रेलवे क्वार्टर में रहती थी। सास के ताने मोबाइल फोन पर उसे बराबर सुनने पड़ते थे। श्याम सुंदर का अंकिता से भी बुरा हाल था। अंकिता की सास तलाक की धमकी देकर उनका खून सुखा देती थी। अंकिता की सास के ताने शादी में मनचाहा दहेज न मिलने से शुरू होकर बच्चा न होने पर खत्म होते थे। अंकिता के पूरे मायके को अभागा मनहूस कहा जाने लगा था। उसकी छोटी बहन शीतल को भी इस झगड़े में लपेट लिया गया। अंकिता की सास शीतल से कहती थी कि जरूर अंकिता की परवरिश ठीक से नहीं की गई, बचपन की गलत आदतों के चलते वह बांझ हो गई है। अंकिता की सास ने कानूनी सलाह भी ले ली थी। अंकिता की मां को एक दिन कह रही थी कि कोर्ट में साबित हो जाएगा कि अंकिता उनके बेटे को शारीरिक सुख और संतान सुख नहीं दे सकती है, इस वजह से उसे आसानी से तलाक मिल जाएगा, उन्हें हर्जा खर्चा नहीं देना होगा। अंकिता की मां इन बातों को सुनकर कई दिन तक कुछ भी नहीं खा सकी। वे यह सोचकर मरी जा रही थी कि दामाद जी ने अगर अंकिता को छोड़ दिया तो उसका क्या होगा। अंकिता की दूसरी शादी करने के लिए पैसे तो बचे नहीं हैं, और फिर दूसरा आदमी शादी करेगा क्यों? अंकिता और उसके पति संजीव को डॉक्टर ने बताया कि संजीव की कमी है और उन्हें डोनर शुक्राणुओं से गर्भधारण कराना चाहिए, पर दकियानु संजीव तैयार नहीं हुआ। जब अपना खून या अपना वंश नहीं है तो संतान से क्या फायदा। संजीव के शुक्राणुओं को बढ़ाने के लिए डॉक्टर ने 2 महीने तक हर हफ्ते 13 इंजेक्शन लगाया। उसके बाद डॉक्टर ने उन्हें वीटा कवर और विटामिन डी की गोली खाने को दी और परहेज में एंटीऑक्सीडेंट फूड लेने के लिए कहा। पर जब इस उपाय का असर नहीं हुआ तो 1 महीना आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट चलाया, पर जब किसी भी डॉक्टरी इलाज से काम नहीं बना तो मां के बताए हुए उपाय देशी नुस्खे को अपनाया गया। अंकिता ने मुलहठी, देवदारू और सिरस के बीज को बराबर मात्रा में लेकर काली गाय के दूध के साथ पीस लिया और इस मिश्रण को 5 दिन तक सेवन किया और 5 दिनों के बाद पति के साथ मिलन किया, पर इन सारे उपाय से भी कोई फर्क नहीं पड़ा। पति की पगार समय पर आए या न आए, अंकिता की माहवारी ठीक 28वें दिन आ जाती थी। पति पत्नी एक दूसरे को बेहद प्यार करते थे और एक दूसरे की कमी बताते नहीं थे। असलियत यह थी कि अंकिता के पति संजीव को करने में दिलचस्पी नहीं थी। अंकिता पति को रिझाने की पूरी कोशिश करती थी। सहेलियों की सीख के मुताबिक उसने पति को बहुत मेहनत से ना सिखाया। संजीव को इस खेल में मजा तो आता था, पर वह अंकिता को मां नहीं बना सका। इसके बाद टोटके का सहारा लिया गया। मंगलवार के दिन पति पत्नी ने कुम्हार के घर जाकर
पुत्र प्राप्ति के लिए प्रार्थना की और एक डोरी जिससे वह मिट्टी के बर्तन बनाता है मांग लाए। घर आने के बाद एक गिलास में पानी भरकर वह डोरी उसमें डाल दी। एक हफ्ते तक वह डोरी उस पानी में भिगो कर रखी। अगले मंगलवार को गिलास में से डोरी निकालकर पति पत्नी ने वह पानी पी लिया और इसके बाद वह डोरी हनुमान मंदिर जाकर हनुमान जी के चरणों में समर्पित कर दी। उस रात उन्होंने बहुत देर तक किया। अंकिता पसीने से लथपथ थी और संजीव किसी घोड़े की तरह हाँफ रहा था। उस रात उन्हें जिंदगी में पहली बार इतना मजा आया था। अंकिता बहुत देर उसी तरह बिना कपड़ों के बिस्तर पर पड़ी रही क्योंकि वह कोई जोखिम लेना नहीं चाहती थी। शुक्राणुओं और अंडाणुओं को मिलने में कोई परेशानी न हो इस बात का पूरा ख्याल रखा गया। 28वें दिन जब अंकिता को पीरियड नहीं आया तो संजीव दौड़कर प्रेगनेंसी टेस्ट किट ले आया, पर यह कोशिश भी नाकाम रही। 29वें दिन खाना बनाते समय अंकिता को पीरियड हो गया। उसे पैड लगाने का भी समय नहीं मिला और सूती साड़ी पर निशान आ गया। संजीव की बहन ने एक टोटके को आजमाया। अपने बच्चे का पहला टूटा हुआ दूध का दान एक काले कपड़े में बांधकर काले धागे की मदद से भाभी की कमर पर बांध दिया। जब तक वे गर्भधारण न कर लें, इस धागे को किसी भी कीमत पर न उतारने की कठोर हिदायत दी गई। दूध के दान को कमर पर बांधे हुए भी 3 महीने का समय हो चुका था और अभी भी अंकिता की कोख सूनी थी। संजीव भी अब अंकिता को ही बच्चा न होने के लिए कसूरवार मानने लगा था। ससुराल पक्ष की मौसी, नानी, बुआ, ताई सभी अंकिता को ताने देने लगे थे। अंकिता के पास खुदकुशी करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। मरने की सोचना आसान है पर मरना आसान नहीं। कहते हैं कि मुसीबतें इंसान को बहुत ही शातिर और धोखेबाज बना देती है। अंकिता का देवर तिलक 2 साल लखनऊ में कोचिंग के बाद संजीव और अंकिता के साथ रहने आया था। शहर में उसके सरकारी नौकरियों के एग्जाम थे। इस हफ्ते दारोगा, अगले महीने रेलवे, उसके बाद पीसीएस, फिर पीजीटी। अंकिता को तिलक के आने से बहुत राहत हो गई। संजीव और उसकी मां को अब अंकिता पर चिल्लाने का मौका नहीं मिलता था। देवर और भाभी की खूब बनती थी। ऐसा लगता था जैसे दोनों जन्म जन्मांतर के दोस्त थे। तिलक के हर काम का समय तय था। 4 बजे जागना, योगासन, कसरत, बादाम का दूध, 4 किलोमीटर की दौड़, फिर दोपहर घंटों तक सोना और रात 12 बजे तक पढ़ाई। भाभी पीछे असिस्टेंट की तरह खड़ी रहती और देवर की हर फरमाइश को मुंह से निकलने से पहले पूरा कर देती। भैया के घर आने के बाद उनकी मोटरसाइकिल से दोनों खरीदारी के बहाने निकल जाते थे। अंकिता को शादी के 2 साल बाद पता चल रहा था कि वह किस गली और किस मोहल्ले में रह रही थी, शहर में कौन कौन सी घूमने की जगह थी, शहर में आइसक्रीम की दुकान कहाँ है और शहर में कितने पार्क है। प्रेम को पनपने के लिए इतनी जगह बहुत है। दोपहर को तिलक के उठने का समय हो गया था। अंकिता उसके लिए चाय बना लाई, लेकिन उठाया नहीं बल्कि उसके हाथ पैरों को सहलाने लगी, उसके बालों में उंगलियां फिराने लगी। तिलक ने एक झटके में अंकिता को खींचकर सीने से सटा लिया और फिर वे एक दूसरे में खो गए। अगले दिन भाभी और देवर नजर नहीं मिला पा रहे थे, पर उनके बर्ताव से साफ समझ आ रहा था कि दोनों बहुत खुश थे। तिलक ने रसोई घर में जाकर भाभी की कमर में पीछे से हाथ डाला और फूलों को सहलाया तो अंकिता ने गुस्से में उसके पीठ पर हल्के से चिमटे से मार दिया। उसे लिमिट में रहने की हिदायत दी और जब तिलक बुरा मान गया तो तुरंत ही उसने कान पकड़कर माफी मांग ली। अंकिता का खुराफाती दिमाग पूरी कुशलता से काम कर रहा था। उस रात अंकिता ने संजीव को बताया कि इन दिनों वह शिवलिंगी बीज 1 भाग तथा पुत्रजीवक बीज 2 भाग को मिश्री के साथ खा रही है। ननद का दिया टोटका बंधा ही है तो आज अच्छी उम्मीद है। फिर रात में देर तक उसने संजीव के साथ भी संबंध बनाया। यह कई दिनों तक चलता रहा। दोपहर में तिलक और रात में संजीव के साथ प्यार। माहवारी आने के 5 दिन पहले उसने दोनों से दूरी बना ली। इस बार उनकी कोशिश रंग लाई। शाम को अंकिता ने संजीव की पसंदीदा कॉफी और पकोड़े बनाए और उसे यह खुशखबरी सुनाते हुए उसकी गोद में बैठ गई तो संजीव ने उसे ढेर सारा प्यार किया।
अंकिता के सारे दुख दूर हो चुके थे। वह परिवार की लाडली बहू बन चुकी थी। अंकिता की सास को अब कोई शिकायत नहीं थी। अंकिता की हर फरमाइश को सबसे पहले पूरा किया जाने लगा। तिलक, जो अपने एग्जाम देकर वापस लखनऊ चला गया था, अंकिता ने प्रेगनेंसी के आखिरी दिनों में वापस बुला लिया। अब दिन भर बेरोक टोक तिलक अपनी प्यारी भाभी के साथ रह सकता था और एग्जाम की तैयारी भी कर सकता था। ठीक अंकिता के डिलीवरी के दिन तिलक का PCS का रिजल्ट आ गया। तिलक को सरकारी नौकरी मिल गई। अंकिता के बच्चे की आंखें अंकिता से मिलती थी। कान, नाक, ठुड्डी ससुराल के किसी न किसी सदस्य से मिलते थे। तिलक के लिए एक से एक अमीर घरों के रिश्ते आ रहे थे। बहुत सारा दहेज भी मिल रहा था, लेकिन तिलक ने लड़की देखने से साफ मना कर दिया। अंकिता ने तिलक को अपनी बहन शीतल से शादी के लिए मना लिया। तिलक को भी इसी शहर में नौकरी मिल गई है। दोनों परिवार एक साथ बहुत प्यार से रहते हैं। अंकिता दोबारा मां बनने वाली है और इस महीने शीतल की माहवारी भी नहीं हुई है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो अपने दोस्तों को शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो रोचक कहानियां को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना न भूलें। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। मिलते हैं नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।